पिक्स हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट धर्मेश शाह जुड़ गए हैं। धर्मेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। भारतीय बाजार के लिए लगातार हम देख रहे हैं नए लेवल्स, बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस के बीच वीकली एक्सपायरी के दिन आज मार्केट पर रीडिंग आपकी क्या है, आप बताएं। धर्मेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, sorry. Yeah, so we believe, I think, so the market going forward, I think, so we see a more of a consolidation for the market. Coming to today's trading session, I think, so we feel like for the market, 18,650 for the Nifty futures remains to be the very strong support in intraday. So any dip towards 18,650 to 18,640 should be looked as a buying opportunity. We expect, I think, so the buying कहीं ना कहीं नीचे से आगे चलेगी। आप अपनी एनालिसिस हमारे साथ हिंदी में शेयर कीजिए प्लीज। Oh, so sorry. So yeah, sorry. That's fine. So Tell us. So हमें लग रहा है कि मार्केट 18,650 से 640 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे एक इंट्राडे में अगर उस लेवल के आसपास आता है तो बाई करना चाहिए, जहाँ से एक बाइंग डिमांड इमर्ज होनी चाहिए। ऊपर की तरफ देखिए तो 18,700 750 के बीच में एक अच्छी रेजिस्टेंस रहेगी निफ्टी की फॉर द इंट्राडे। सो वी फील, आई थिंक, तो एनी डिप टुवर्ड्स 18,640 650 शुड बी लुक एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन द इंट्राडे बेसिस। रही बात थोड़ी पोजिशनल की बात करें तो हमें लग रहा है कि 18,300 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, जो हमें नहीं लगता कि ब्रीच करना चाहिए। तो कोई भी डीप आती है, एक हायर बेस फॉर्मेशन बन रहा है बाजार का, हमें लग रहा है कि एंड ऑफ द मंथ के आसपास वी विल बी बैक टू 18,900 टू 19,000। So overall, I think so view remains to be positive. Any dip should be looked as a buying opportunity for the market. So buy on dips का market है यहाँ से। डिप्स का मार्केट है और आज स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आपके? So coming to हमारे स्टॉक आइडियाज के बारे में, तो SBI I think so the one on the PSU banks एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, आज कल उसमें ब्रेकआउट देखा हमने, 620 के ऊपर बंद दिया है। तो हमें लग रहा है कि SBI में 635 to 640 could be the intraday target for the SBI, keeping a stop loss of 615. Second stock where we remain to be positive from the PSU space is on the power space is NTPC एक है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद कल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है और कहीं ना कहीं 170 के ऊपर क्लोजिंग एनटीपीसी में आई है। तो हमें लग रहा है कि एनटीपीसी में भी एक अच्छी मूव आज हम देख सकते हैं। अगर इंट्राडे में जैसे कि गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशन है एसजीएक्स की, तो 169 170 के आसपास अगर ये खुलता है तो डेफिनेटली बाय बिठाना चाहिए 175 टू 176 के टारगेट के साथ। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 167 का स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हैं। धर्मेश, पूना वाला फिनकॉप, ये जरा स्टॉक आपने रेडार पे जरा चेक करके बताइए, ट्रेडिंग आइडिया के लिए भी, अगर ये शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली के बाद एक अच्छे कंसोलिडेटिव पैटर्न में चला गया था और इसके बारे में बात नहीं हो रही थी, क्या इसके अंदर राउंड 2 स्टार्ट हो सकता है? और इन्वेस्टर्स के लिए भी जरा चेक करके बताइए लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं दिगंत हरिया के साथ। दिगंत जुड़ गए हमारे साथ? ओके, दिगंत जुड़ने वाले हैं, आप 2 मिनट हमारे साथ वेट करें। दिगंत हरिया पूरी एनबीएफसी स्पेस को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं और बहुत पुराने टाइम से लेंडिंग स्पेस और एनबीएफसी स्पेस को एनालाइज करते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि ये जो 5-6 हज़ार करोड़ की डील कल शाम को अनाउंस हुई है उसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले हम एक बार धर्मेश से ले लेते हैं व्यू। धर्मेश, पूना वाला फिनकॉप 302 52 वीक हाई के आसपास है, वो 3-4 महीने से एक रेंज में था, अब क्या ब्रेकआउट करेगा? जी देखिए अजय, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इफ यू लुक एट द लॉन्गर टर्म पिक्चर फॉर द पूना वाला, इस स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखी थी हमने, वो 100 रुपए से चला था 340 350 तक। ये अगर आप देखिए डेली चार्ट या वीकली चार्ट तो मोर फॉर कंसोलिडेशन ही लग रहा है मेरे को पूना वाला में। आई डोंट सी एनी मेजर अपसाइड ब्रेकआउट और ऑन द डाउनसाइड आल्सो। सो मे बी आई थिंक सो टुडे देयर इज अ न्यूज स्पेसिफिक ऑन सेल ऑफ सब्सिडरीज, तो मे बी वी कैन सी अ इंट्राडे गैप अप ओपनिंग ऑन समथिंग लाइक 315 to 320, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि इट विल लाइकली टू कंटिन्यू। ओवरऑल अगर आप पूरी एनबीएफसी स्पेस देखें तो एक कंसोलिडेशन ही लग रहा है, जहाँ पे whether you talk about Bajaj Finance or most of the stocks, I think so they are likely to see a consolidation. So we feel even for Pune wala, I think so maybe intraday आज के लिए पॉजिटिव होगा, बट अगर इन्वेस्टर के थोड़े हिसाब से बात करनी है तो हमें लग रहा है कि वेट एंड वॉच शुड बी द अप्रोच फॉर पुणे वाला फिनकॉप। अभी वापस आते हैं आपके पास, हमारे साथ दिगंत हरिया जुड़ चुके हैं।
दिगंत, गुड मॉर्निंग। आप पूनावाला फिनकॉर्प के बिजनेस मॉडल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं अभी, जो बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो डील हुई है हाउसिंग फाइनेंस को बेचने की, वो भी एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में फोकस लाने के लिए भी की गई है, क्योंकि ये इनका फोकस एरिया नहीं था, उन्होंने बेच दिया। कैसे वैल्यूएशन पे ये डील हुई, कैसा लग रहा है स्टॉक? गुड मॉर्निंग अजय जी। मुझे लग रहा है कि देखो, ये जो उन्होंने पूनावाला ने जब भी मैग्मा फिनकॉर्प खरीदा, उन्होंने करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ का कैपिटल डाला था। एक तरीके से आप सोचो कि वो कैपिटल अभी निकल गया ये हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी बेच के। तो ये मुझे एक बहुत ही सिंपल सा पूनावाला के साइड से ट्रांजैक्शन लगता है कि हमने इतना पैसा डाला, 1-1.5 साल में मार्केट ने वैल्यू क्रिएट करके दे दी, तो हमने उसमें से कुछ पैसा वापस ले लिया। सो ये पूनावाला का पर्सपेक्टिव है। बट फ्रॉम अ शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव मैं ऐसे सोचूंगा कि एक हाउसिंग बिजनेस जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जिसकी थोड़ी लंबी ग्रोथ की जहां एक्सपेक्टेशन थी, वो बिजनेस बेचने का सेंस तो मुझे नहीं बनता है, क्योंकि जैसे बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में एंटर हुआ था आफ्टर उन्होंने सब कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस ठीक कर दिया था। तो ये बेचने वाला काम मुझे तो इतना बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि हाउसिंग बिजनेस आपकी एक ओवरऑल रिटेल बुक को हमेशा एक स्टेबिलिटी देती है। भले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, बट वो आपको एक स्केल और स्टेबिलिटी दे सकती है। अभी इन्होंने ये बिजनेस बेच दिया, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे बेचा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर विच मीन्स कि अभी पूनावाला जो लिस्टेड स्टॉक है उसमें हमको मोर और लेस सारे नए बिजनेसेस के बारे में सोचना है कि ये लोग रिटेल लेंडिंग करेंगे, पर्सनल लोन्स करेंगे, बिजनेस लोन्स करेंगे, यहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी इन द पास्ट। और ये सारे बिजनेसेस बनाने के लिए अजय जी बहुत कंपटीशन है मार्केट में। 10 साल पहले आप ये बिजनेसेस बनाते, आपको बंदे भी कम सैलरी पे लोग मिल जाते हायर करने के लिए, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई नहीं थी। अब ये सब महंगा हो गया है। तो आई वुड से के आगे जाके पूनावाला का परफॉर्मेंस अब हर बार सरप्राइज करेगा ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, खूब मेहनत है आगे। तो अगर ये अच्छे न्यूज के इसमें शेयर बहुत चढ़ जाता है तो इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉफिट, क्योंकि ये 4 टाइम्स प्राइस टू बुक कोई सस्ता भाव नहीं है, स्पेशली जहां आप नए बिजनेसेस अभी बना रहे हो, आपके बन नहीं चुके हैं नए बिजनेसेस। राइट, ठीक है दिगंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। आज आपने समय दिया, आपने व्यूज हमसे शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो पूनावाला फिनकॉर्प, उस पर अब डिस्कशन कर रहे थे कि टीपीजी ग्रुप को जो हाउसिंग कारोबार बेचने वाली है पूनावाला, डील का एनालिसिस करते हुए दिगंत बता रहे थे। लेकिन ना आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि जो कुछ स्टॉक्स हम त्रिमूर्ति में डिस्कस कर रहे थे उनको आज ट्रेडिंग के लिहाज से कैसे ट्रीट करना चाहिए। कुछ आप बताएं। सफायर फूड्स एक बड़ा ब्लॉक आएगा आज, लगभग 11.5% प्रमोटर और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स इसमें अपना स्टेक बेचने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं स्टॉक को, चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? कुछ तो QSR पसंद भी करते हैं। बिल्कुल। और जस्ट टू नेम खाना we know that. जी हाँ, स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, जरा सा कंसोलिडेशन फेज में गया है, साइडवेज है विद अ माइल्ड नेगेटिव बायस और बिल्कुल अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो मेरे लिए हाँ, जो मुझे जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे दिख रहे हैं वो 1300 1320 के जो जोन्स हैं ये हैं। इसके आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो आप यहाँ पे एक बार बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे 1260 का जो 200 डे मूविंग एवरेज है वहां पे इसका सपोर्ट और आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अपसाइड पे मेरे लिए यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 1400 एंड 1440 के, तो डिप्स पे बाय करिए 1300 1320 के जोन्स पे, दैट विल बी अ मोर अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। एब्सोल्युटली। तो चलिए, सफायर फूड्स और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर लगातार नजर है। इनफैक्ट सफायर फूड के स्टॉक में ये खबर के बाद रिएक्शन क्या आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी त्रिमूर्ति सेगमेंट में कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, जिसमें केमिकल, फार्मा प्लेस भी शामिल हैं और साथ ही कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जो कि इन्हीं प्लेसेस, इन्हीं सेगमेंट से जुड़ी हुई आती हुई दिखी। और बैंकिंग स्टॉक्स भी लगातार ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं। कौन से ये शेयर्स, कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं, ये जानते हैं वामाक्षी से। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, आप बताएं।
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम जेबी केमिकल्स के साथ। तो क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है राजल के एक्विजिशन के बाद, और इनका मानना है कि फास्ट मार्केट ग्रोथ हो सकती है। एक्विजिशन ईपीएस न्यूट्रल है और लार्जली लॉन्ग टर्म डेट से फंड किया जाएगा। इसी के चलते क्रेडिट स्विस ने जेबी केमिकल पर आउट परफॉर्म की राय दी है। लक्ष्य का है 2300 प्रति शेयर का। हम फोकस करेंगे एलटीआई माइंडट्री। सीएलएसए ने अपनी कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर। उनका मानना है कि एलटीआई और माइंडट्री का मर्जर वेल मैच्ड है। स्केल के चलते हेडरूम मिलता है लार्जर डील्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, और प्रीमियम वैल्यूएशन है, मगर एलटीआई माइंडट्री के हायर वैल्यूएशन से ये जस्टिफाइड है, जिसके चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर। आउट परफॉर्म की राय के साथ लक्ष्य दिया है 4920 प्रति शेयर का। अब हम फोकस करेंगे बैंक्स पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि डिपॉजिट्स को लेकर रेट वॉर चल रहा है और ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। मार्जिन तीसरे तिमाही में पीक आउट हो सकते हैं। एसबीआई ने इनफैक्ट कल अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए हैं 15 से 100 बेसिस पॉइंट्स कर, और एचडीएफसी बैंक भी हम देख रहे हैं कि उनकी बॉटम से करीब 210 बेसिस पॉइंट से उन्होंने अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल मैक्वायरी की अगर राय जाने तो हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इनके टॉप पिक्स हैं। अब फोकस करेंगे एसआरएफ पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि गिरते रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते स्पेशलिटी केमिकल मार्जिन एक्सपैंड हो सकती है। एचएफसी एक्सपोर्ट्स में थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा है अक्टूबर और नवंबर महीने में। वैल्यूएशंस उनके 3 ईयर एवरेज के ऊपर है, जिसके चलते उन्होंने होल्ड की राय बरकरार रखी है। एसआरएफ पर लक्ष्य दिया है 2200 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडियन होटल्स पर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि द बेस्ट इज येट टू कम। डिमांड ट्रेंड्स भी इंटैक्ट नजर आ रहे हैं तीसरे तिमाही में, जिसके चलते आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ऐड की राय दी है इंडियन होटल्स पर। लक्ष्य दिया है 366 प्रति शेयर का। ठीक है रमशी, धन्यवाद। इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, ट्रेडिंग आइडियाज ढूंढेंगे इसमें, लेकिन मैं धर्मेश के पास वापस जाना चाहूंगा। धर्मेश, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को देखिए आप, क्या एक बहुत बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स एक हर्डल जोन में आती हुई नजर आ रही है आपको? और उस बास्केट के अंदर छोटे बड़े मझोले सब तरह के जो स्टॉक्स जबरदस्त तरीके से रैली हुई है, क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है? डायरेक्टर साहब, अगर थोड़ा आप लंबा ग्राफ लेके आए 2 साल का, तो ये नीचे से चली है जहां से ये इंडेक्स, अगर ये देखिए क्या सॉलिड रैली आई है। क्या आपके चार्ट्स पे प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है इनमें से कुछ स्टॉक्स के ऊपर? धर्मेश, क्या तो अजय सर, जैसे देखिए कि अगर लंबी बात करें अगर हम मार्केट पीएसयू इंडेक्स की, हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि पीएसयू इंडेक्स लॉन्ग डिकेड ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का दिया हुआ है। तो ये जब लॉन्ग डिकेड ब्रेकआउट होता है तो ये इसकी तेजी 1 या 2 महीने के लिए नहीं रहती। ये कंटिन्यूस फॉर कपल ऑफ इयर्स आई वुड से। सो मे बी आई थिंक सो, आपकी बात सही है कि ये काफी चला है इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। तो प्रॉफिट बुकिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि शार्प रन अप है, तो हमेशा मूव को कोई भी मूव लीनियर नहीं रहता है, वो नॉन लीनियर रहता है। तो कहीं ना कहीं उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेसमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बट मेरा मानना है कि तेजी चालू हुई है। ये सब स्टॉक्स ने, जितने भी पीएसयू बैंकिंग की बात करते हैं हम, छोटे या बड़े की, इन्होंने लास्ट 10 साल का अगर आप चार्ट निकाल के देखें तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उसके सामने प्राइवेट काफी आउट परफॉर्म किए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लास्ट 10 सालों। तो हमें लग रहा है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करते, देयर कैन बी चांसेस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉकेस्टिक्स काफी ओवरबॉट हो चुके। वी मे सी profit booking around 7 to 10% in most of this stock, but that should not be treated as negative, because कहीं ना कहीं 50% चलने के बाद अगर 10% का करेक्शन आता है तो that should be treated as a normal correction. So we don't see कि if one है, अगर किसी का थोड़ा 1 साल का पर्सपेक्टिव, 1 या 2 साल के हिसाब से पर्सपेक्टिव से अगर कर रहे हैं, तो आई थिंक सो वन शुड होल्ड द पोजीशन। इनफैक्ट मेरा मानना है कि बाय द डिप्स होना चाहिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, कि कैनरा बैंक है। इस सब में हमें लग रहा है कि देयर आर लॉन्ग टाइम टू गो। आई थिंक सो द पार्टी जस्ट स्टार्टेड। वी विल सी अ मेजर रैली फॉर 2023 फॉर मोस्ट ऑफ दिस PSU बैंक्स स्टॉक्स। धर्मेश, सही कह रहे हैं आप। वैसे 3 महीने में पीएसयू बैंक स्पेस के इंडेक्स को अभी हम दिखा रहे थे, करीब 44% के रिटर्न्स दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड, विच इज अ बिग इंडिकेशन कि पीएसयू बैंक स्पेस के लिए स्टांस जो है वो काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। हमारे साथ कुणाल बूथरा भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑन वीकली एक्सपायरी कैसे नजर आ रहे हैं आपको?
तो काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि 44,000 का जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट था वो थोड़ा सा फीबल था, तो हो सकता है कि हम एक्सपायरी वाइज बैंक निफ्टी में 44,000 के नीचे क्लोज कर सकते हैं। बट ये फिर भी एक विक्ट्री रहेगी बुल्स की, बिकॉज हम लास्ट वीक अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें तो हम 43,500 के आसपास थे। इस वीक पॉसिबली हम 44,000 के आसपास क्लोज करेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी की रेंज हालांकि वही 18,400 से 18,800 850 के आसपास है, तो ये एक विक्ट्री रहेगी बुल्स की, बिकॉज हम स्लोली एंड स्टेडली न्यू माइलस्टोन्स क्लाइम कर रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग होते जा रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छी मोमेंटम आई है। अदर सेक्टर्स हालांकि फिलहाल मेजर पार्टिसिपेशन नहीं नजर आ रहा है, बट जो मार्केट ब्रेथ है या जो मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट है ये थोड़ा सा और ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाइज या फिर फ्रेश मंथली हाइज बना रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट ब्रेथ ओपन अप हो रही है। हालांकि निफ्टी फिर भी कंसोलिडेट कर रहा है। राइट कुणाल, एंड आल्सो एज दे से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वी आर विनिंग द रेस। फिर ऐसे में कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपकी नजर में? वेल एब्सोल्युटली, एंड तो दो मैं फ्रेश बाय कॉल्स यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा पिरामल एंटरप्राइज पे। मेरा मानना है कि शायद ये स्टॉक एक टर्न अराउंड मोड पे आ सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज का बाउंस एक मेजर सपोर्ट था। इनफैक्ट 2 वीक्स पहले पिरामल एंटरप्राइज में बहुत अच्छी रैली या रिकवरी आई थी। 800 से 910 तक अच्छा मोमेंटम था, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। अब वापस से एक एक अग्रेसिव कैंडल बना रहा है स्टॉक, तो मेरा मानना है कि शायद ये 910 का जो पुराना हाई था उसको क्रॉस कर लेगा ये स्टॉक इस बार। तो 920 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 860 का। SBI पे मेरा बुलिश कॉल रहेगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने वापस एक कमबैक किया है, 620 के ऊपर क्लोज किया कल, तो ये भी एक बाय के लिए सजेस्ट करूंगा। 660 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 600। ठीक है कुणाल, ये आपकी ट्रेडिंग आइडियाज हो गई। SGX निफ्टी अपना गैप डाउन नैरो करता हुआ जा रहा है और देखते हैं अभी 9:15 तक क्या हाल होता है। मयूरेश भी आ गए हमारे साथ। मयूरेश गुड मॉर्निंग। ये हालांकि हमने दिगंत के साथ डिस्कस किया, लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प का बिजनेस मॉडल आपने स्टडी किया है क्या? अभी इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस तो बेच दिया है, तो ये एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी वो सब डिप्लॉय करके टेक्नोलॉजी बैक्ड रिटेल NBFC बनाने का उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बजाज फाइनेंस या और दूसरे कुछ कंपनीज, इवन IIFL फाइनेंस फॉर दैट मैटर, बाजार ने अच्छे वैल्यूएशन असाइन किए हैं। आपको लगता है पूना वाला फिनकॉर्प का बिजनेस उस डायरेक्शन में जा सकता है? मॉर्निंग अजय जी, आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली, आप देख सकते हैं कि जो ओपेक्स टू AUM होता है, और अगर ये एक स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करें काफी अन्य NBFCs के साथ, तो इनका ओपेक्स टू AUM लगभग 6% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो मोर डिजिटल अलाइंड प्लेटफॉर्म स्ट्रोक प्रोडक्ट्स पे ये फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओपेक्स टू AUM थोड़ा और ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ द डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स दैट दे विल बी मेकिंग। दूसरी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ऑफ AUM इटसेल्फ, मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि अगले 2 वर्षों में 25% के ऊपर AUM ग्रोथ हो सकती है। निम्स शायद 9% के ऊपर रह सकता है, बट मुझे देखना है NBFCs का कैसे प्रदर्शन रहता है, स्पेसिफिकली राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो और कंपटीशन में। तो यहाँ पे थोड़ी आई थिंक स्टिकीनेस आ सकती है व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टेड निम्स। क्रेडिट कॉस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू बिटवीन 0.7-0.8% और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि जो एक जो प्रपोज्ड स्टेक सेल हुआ है स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस में, जहाँ पे काफी कंपनीज की फोकस एरिया रही है in the past few quarters and in the next few years as well, I think थोड़ी एक जो ग्रोथ आ सकती है, क्या वो अदर बिजनेस सेगमेंट्स कवर कर सकते हैं, and therefore can they deliver more than 2.5% in terms of ROAs? ऐसे नहीं कि स्टॉक बहुत चीप है अजय जी at this point of time. Even on an FY24 consolidated book perspective 3.5 के बुक पे चल रहा है at this point. तो ये लगता है I think एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, एक न्यूट्रल सा कॉल रहेगा हमारा पूना वाला फिनकॉर्प पे बेस्ड ऑन ऑल दीस फैक्टर्स। ये तो हो गया पूना वाला फिनकॉर्प पे एनालिसिस। किरण, SRF के चार्ट्स जरा देख के बताइए हमारे लिए। किरण, अगर आप देखें तो एक लंबे करेक्शन के बाद ये रीबाउंड की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटल एनालिस्ट भी काफी खुश नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने एनालिस्ट कॉल सुनी है। 4-5 टाइम कैपेक्स की बात है, लेकिन स्टॉक में क्या बिल्डअप दिखाई दे रहा है, क्या मोमेंटम है जो ये लूज कर गया था? रेटर साहब, SRF का चार्ट अगर थोड़ा लंबी अवधि का लेके आए,
तो मैं वो किरण के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। किरण, इसमें एक पोजिशनल बेट लेने का समय आ गया क्या एसआरएफ में? सो ओवरऑल एसआरएफ की अगर हम बात करें तो इन मंथ ऑफ अप्रैल स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 2800 बनाया। उसके बाद इन मंथ ऑफ सितंबर हमने देखा कि 2800 का जो हाई था उसको चैलेंज किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों टॉप जो बनाए उस दरमियान अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था और उसके चलते स्टॉक में वापस एक करेक्शन आया। लेकिन प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई बना था वहां से हमने जो करेक्शन देखा था वो 2000 तक का करेक्शन देखा था। उसके बाद 2800 से जो करेक्शन आया वो कहीं ना कहीं 2250 के आसपास थम गया। सो क्लियरली ये दिखा रहा है कि नीचे हमें हायर बॉटम बनते दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है कि जब भी स्टॉक में करेक्शंस आता है वो अपने प्रीवियस जो बॉटम है उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ही बॉटम बन रहे हैं। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा, अभी जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं तो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इंटरडे चार्ट या तो अगर डेली चार्ट भी देखोगे तो वहां पे क्लियरली हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। सो एज ऑफ नाउ इस पैटर्न में से हमें ब्रेकआउट तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल की जो कैंडल हम देख रहे हैं एक अच्छी खासी हेल्दी ग्रीन कैंडल है। साथ ही साथ अगर उसका वॉल्यूम आप देखोगे तो उसके वॉल्यूम एवरेज 20 वॉल्यूम के ऊपर हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक लेवल जो हमें ध्यान में रखना होगा वो होगा 2400। जैसे ही 2400 2410 ये जो जोन है वहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज भी आ जाती है। सो कंडीशनल बाय रहेगा 2410। इस लेवल के ऊपर जाते ही हमें लॉन्ग करना रहेगा। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है आपने जैसे पोजिशनल बोला है तो 2340 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है देयर आर चांसेस कि हम 2600 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो मैं रिपीट करूं, 2410 के ऊपर हम बाय करेंगे, 2340 एज अ स्टॉप लॉस और ऊपर में 2600 एज अ टारगेट। ओके, ठीक है। एसआरएफ मूवमेंट में आया भी है। एसआरएफ पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट, जेफरीज की रिपोर्ट भी है और इस पर व्यू आपको किरण बता रहे थे। एक बार होटल काउंटर्स पर भी एक व्यू ले लेते हैं। क्या ट्रेडिंग बेट्स होनी चाहिए? इंडियन होटल पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई है और क्योंकि ट्रिगर हॉलीडे सीजन का, विंटर सीजन का, ट्रैवल का बहुत होता है और बिजनेस होटल्स मेजरली वहां पर काफी एक्शन हो सकता है, तो क्या होटल स्टॉक्स पर एक नजर रखनी चाहिए? आप बताएं धर्मेश। तो जैसे कि अनलॉक थीम काफी चली है लास्ट एक साल और इंडियन होटल हैज बीन द लीडर इन द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। वी फील आई थिंक सो गोइंग फॉरवर्ड इंडियन होटल्स कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेट लास्ट 2 महीने का अगर आप चार्ट निकाल के देखिए तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में है, जहां नीचे में 310 है और ऊपर में 340 342 के आसपास एक ट्रेडिंग रेंज है। वी एक्सपेक्ट आई थिंक सो गोइंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी बढ़त देख सकते हैं। 365 to 370 के टारगेट के साथ वी कैन गो लॉन्ग इन इंडियन होटल कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 315। तो वी हैव ऑलरेडी इनिशिएट अ कॉल टू आवर क्लाइंट्स। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक हो सकता है कि एक आध कपल ऑफ वीक्स वी कैन सी अ मूव ऑफ कंसोलिडेशन फॉर मोस्ट ऑफ दिस होटल स्टॉक्स एंड वी विल सी अ शार्प, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में। इन टर्म्स ऑफ मंथ की बात करें तो जनवरी मंथ में हमें लग रहा है कि होटल स्पेस में एक अच्छी मोमेंटम आनी चाहिए ahead of the Q3 numbers। धर्मेश, उसमें फिर धर्मेश होटल स्पेस से फिर टॉपिक्स क्या रहेंगी आपकी? या तो होटल्स में जैसे कि इंडियन होटल्स रिमेन टू बी टॉप, हमारी टॉप पिक रहेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया है लॉन्ग कॉल। अपार्ट फ्रॉम इंडियन होटल वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर लेमन ट्री है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि 102 103 के टारगेट के साथ देख सकते हैं। 89 का है, कहीं ना कहीं 85 के स्टॉप लॉस के साथ वी कैन लुक लॉन्ग फॉर इवन लेमन ट्री फॉर टारगेट ऑफ 103। सो इंडियन होटल एंड लेमन ट्री रिमेन्स टू बी आवर टॉप पिक। होटल्स और लेमन ट्री होटल्स, ये 2 होटल्स आपको पसंद आते हैं इस थीम के साथ, ठीक है, बिल्कुल। आगे हमारे साथ देवर्ष वकील भी होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और हमें बताएंगे मुनाफे का फंडा। देवर्ष, आपके पास लौटते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा का रुख करते हैं। आज हमारे साथ इस खास सेगमेंट में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील जुड़ गए हैं। देवर्ष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताएं कौन से थीम्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जो कि पोजिशनल बेसिस पर आप हमारे व्यूअर्स को आज रेकमेंड करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। तो हमने ये मुनाफे के फंडा शो में पहले पीएसयू बैंक्स के बारे में, आईटी स्टॉक्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में बात की हुई है और आज हम बात कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे बहुत वैल्यू है। ऑयल एंड गैस कंपनीज में जो
विंडफॉल टैक्स आया था उसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के पीछे थोड़ा वैल्यूएशन का डी रेटिंग हुआ है, पर मुझे लगता है अब सही समय है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का। तो आज मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में दो कंपनी को रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो है ऑयल इंडिया और दूसरा है गेल। तो ये दोनों कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ते मिल रहे हैं। 2022-23 में इनका काफी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम है जो आगे जाके बहुत अच्छा मुनाफा दिखाएगा। तो पहले ऑयल इंडिया की बात करते हैं, करीबन 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने यहाँ पे 255 यहाँ से 20 से 25% ऊपर के टारगेट से एक रिपोर्ट इशू की है। इनका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज आ रही है। अब डोमेस्टिक गैस की जो प्राइसेस नीचे आई है तो उसका रियलाइजेशन भी इंप्रूव हो रहा है। इनका जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसका 3 से 9 MTPA का जो एक्सपांशन है वो भी अभी 2025 तक शेड्यूल में हो जाएगा। तो ये सबको देखते हुए स्टैंड अलोन बिजनेस मुझे लगता है सिर्फ 3 के पी पे है और बाकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू करीबन 130 रुपए पर शेयर जितनी आती है। तो हमारे हिसाब से ये करीबन 4 टाइम FY24 के अर्निंग्स पे मिल रहा है जो काफी सस्ता है और मुझे लगता है कि आगे जाके इसमें काफी इंप्रूवमेंट की संभावना है। दूसरी ऐसी कंपनी जो गैस सेक्टर में गैस ट्रांसमिशन में देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, वहां पे हम 120 के टारगेट से एक यहाँ से 25% ऊपर के टारगेट से दे रहे हैं, करीबन 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गेल हमें पता है कि करीबन 120 से 130 MMSCMD का ट्रांसमिशन करता है और ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में इनकी काफी पाइपलाइंस अभी कंप्लीशन के स्टेज पे है जो आगे जाके 2023 में हमें अर्निंग देना शुरू करेगी। और इनका जो बिजनेस है वो काफी स्टेबल है, गैस का मार्केटिंग का बिजनेस, उसमें भी हमें आशा है कि मार्जिन की एक्सपेंशन होगी। उनके जो पेटकेम और LPG और LHC जो बिजनेस है वो साइक्लिकल है, वहां पे भी मुझे लगता है कि साइक्लिकल अपटर्न आ रहा है। तो करीबन 7 टाइम FY24 के अर्निंग पे 7 के पी पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड है। इसलिए गेल और ऑयल इंडिया यहाँ पे एक्टिवेट करें, मुझे लगता है यहाँ से 20% हमें आराम से एक साल में मिल सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर गेल और ऑयल इंडिया दो शेयर्स देवर्ष की तरफ से 255 तक के टारगेट्स। ड्यूरेशन जरूर आप लंबी अवधि का मानकर चले और पोजिशनल बेसिस मुनाफे का फंडा हमारे इस खास सेगमेंट में हम आपको कॉल देते हैं। तो पोर्टफोलियो के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने लायक ये स्टॉक्स। देवर्ष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास सेगमेंट में अपनी पोजिशनल पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। SRF पर हमने डिस्कशन किया, केमिकल प्लेज लगातार फोकस में है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स केमिकल्स पर आती हुई दिख भी रही हैं और ऐसा ही एक स्टॉक है JB केमिकल। JB केमिकल और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों के बीच एक डील होती हुई दिखी है। JB केमिकल्स ने ग्लेनमार्क फार्मा से राजल ब्रांड खरीदा है। आपको बता दें 314 करोड़ रुपए में ये डील हुई है और साथ ही कार्डियक सेगमेंट जो है ग्लेनमार्क फार्मा का, उसे करीब 2500 करोड़ रुपए का मार्केट शेयर साइज है जिसे खरीदने की ये बातचीत चल रही है। इसके ठीक बाद क्रेडिट स्विस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। केमिकल प्ले पर आप अपनी राय दीजिए। आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस तो बता रहा है JB केमिकल्स पर, उनका मानना है कि राजल के इस अधिग्रहण के बाद मार्केट ग्रोथ जो है वो काफी इंटैक्ट होती दिखेगी। मॉर्निंग मानसी, तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। आई थिंक 2 चीजें हो रही हैं JB केमिकल्स के साथ में। उनकी जो बोथ डोमेस्टिक बिजनेस है और जो CMO बिजनेस है, दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस। तो अगर हम इंडिया बिजनेस की बात करें, एक्विजिशंस को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, हमें लगता है आई थिंक जो इंडियन रेवेन्यू ग्रोथ है इन स्पाइट ऑफ एन हाई बेस, आई थिंक एक 12 से 13% का एक बेयर मिनिमम बेस पे ग्रो करना चाहिए। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन और CMO, आई थिंक जो हाई मार्जिन वाले बिजनेस है इनके लिए ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो ग्रोइंग लार्जली। आई थिंक जो एक ग्रॉस मार्जिन में डिक्लाइन देखने मिला था वो चुनिंदा प्रोडक्ट्स के वजह से था और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के वजह से था। मैनेजमेंट का कहना पिछले तिमाही में रिकलेक्ट करेक्टली की ग्रॉस मार्जिन वही रेंज में रहने चाहिए बिटवीन 61-62% और इबिटा मार्जिन शुड बी बिटवीन दैट 24-25 या 24-26 जो भी वो बैंड था अराउंड these levels as well। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है रेवेन्यू ग्रोथ के 13 से 14% के ऊपर, इबिट और बॉटम लाइन ग्रो एक्सेस ऑफ 20% और जो हेल्दी फ्री कैश फ्लोज है वो ROEs को सपोर्ट करेगा क्वाइट सिग्निफिकेंटली गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक की पिवट लेवल्स के बहुत आसपास है JB केमिकल्स। अगर ये लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 2100 और रीच हो जाते हैं तो मुझे लगता है मोमेंटम ये स्टॉक में वापस आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये JB केमिकल्स
जैसे स्टॉक्स पर आपको मोमेंटम वापस आता हुआ दिख रहा है बेसिस दिस न्यूज, ठीक है, आपसे चर्चा जारी रहेगी मयूरेश, लेकिन एक बार क्विकली अपने व्यूवर्स को वो सारे स्टॉक्स फिर से रिमाइंड करा देते हैं जहां आज एक्शन होगा। एक्शन स्टॉक्स एक खास सेगमेंट हमारे आज आशीषा लेकर आई हैं। आशीषा से समझते हैं आज के स्टॉक्स। जी हाँ, सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा और जेबी केमिकल्स फोकस में रहेगा। याद रखें जेबी केमिकल्स ग्लेनमार्क फार्मा का रेजल पोर्टफोलियो अक्वायर करने वाला है। अराउंड 314 करोड़ ये एक्विजिशन वैल्यू रहेगी और इस एक्विजिशन के चलते इंडिया और नेपाल में जो सेलिंग राइट्स है वो जेबी केमिकल्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद एलटीआई माइंट्री भी फोकस में रहेगा। सीएलएसए ने इनिशिएटिंग कवरेज नोट निकाली है, आउट परफॉर्म की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 4,920 रुपीस पर शेयर का। अभी स्टॉक करीब 4,450 और लेवल्स के आसपास है, जिसका मतलब ये होता है कि 10 से 12% का अपसाइड सीएलएसए अभी भी एलटीआई माइंट्री में देख रहा है। हिंदुजा ग्लोबल भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। 19 दिसंबर को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है बायबैक की और इसी के चलते हिंदुजा ग्लोबल भी आज फोकस में रहेगा। सफाया फूड्स की भी बात कर लेते हैं। सफाया फूड्स के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स कंबाइंड करीब 11.5% स्टेक सेल हो सकता है। इसकी वैल्यू 995 करोड़ के आसपास हो सकती है और इसी स्टेक सेल के चलते आज सफाया फूड्स में फोकस में रहेगा। लास्ट में पूनावाला फिनकॉर्प की भी बात कर लेते हैं। पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस का सेल अप्रूव कर दिया गया है। टीपीजी ग्रुप को ये बेचा जाएगा और 3,900 करोड़ के आसपास ये एक्विजिशन वैल्यू रहेगी। एमके का ऐसा मानना है कि इस हाउसिंग फाइनेंस के सेल के चलते बुक वैल्यू करीब 32% के आसपास बढ़ सकती है पूनावाला फिनकॉर्प की और उसी के चलते इस पर भी आज फोकस रहेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारे स्टॉक्स फिर से हमें रिमाइंड कराने के लिए कि व्यूअर्स को इन स्टॉक्स का ध्यान रखना होगा और खबरें भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अब संतोष मीना भी पैनल पर जुड़ गए हैं। संतोष से भी बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं। संतोष, मॉर्निंग। आप तो क्या यूएस मार्केट्स को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और कोई भी टेक्निकल राय बनानी हो तो यूएस मार्केट को ट्रैक करना भी होगा, लेकिन आज ये जो गैप डाउन मिल रहा है इससे क्या खरीदारी के मौके समझना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी की बात करें तो 18,700 से 725 के बीच में एक रेजिस्टेंस एरिया था, वहीं एग्जैक्ट निफ्टी ने पॉज लिया है, लेकिन डेटा इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है और गैप डाउन मिलता है तो 18,550 से 525 का एरिया वो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि अगर वो लेवल होल्ड किया तो वहीं से एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में फिर से हम 18,888 जो हमने नए हाई लगाए थे वो रिक्लेम करते नजर आएंगे। मेजर वीकनेस 18,500 के नीचे स्लिप होता है तभी देखने को मिलेगी, तो मेरे हिसाब से 18,550 के आसपास जितना करीब मिलता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी में भी कोई डिप मिलता है 43,850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके जितना करीब मिलेगा वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे 43,500 मेजर सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस रहेगा किसी भी डिप पे अगर कोई बाइंग करता है, तो फॉर टाइम बिंग बाय ऑन डिप का अप्रोच ही रखना चाहिए। धर्मेश, आईटी में क्या ट्रेड बैठ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा लंबा अगर अवधि में देखें, 1-1.5 साल का व्यू देखें तो टॉप से काफी गिरावट हुई। आईटी इंडेक्स को लेके आई डॉक्टर साहब अलग अलग टाइम फ्रेम में, उसके बाद एक अच्छी रैली दिखी। HCL टेक की कमेंट्री ने थोड़ा मूड बिगाड़ा लास्ट 2 दिन से वापस। क्या इसके अंदर अभी रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग का दिख रहा है, या अगर मैं ऑलरेडी लॉन्ग राइड कर रहा हूं तो मुझे एक बार निकल जाना चाहिए? धर्मेश, और कोई और स्पेसिफिक स्टॉक्स भी अगर आपको आईटी में अच्छे दिखते हो तो? सो अजय, जैसे कि आईटी की आपने बात की, अगर आप सेक्टर का देखें तो हमें लग रहा है कि बॉटम बन गया है आईटी का। मे बी आई थिंक सो इट्स मोर फॉर बेस फॉर्मेशन हैपनिंग। आई वुड से कि कहीं ना कहीं हायर बॉटम बनाने के लिए आ सकता है आईटी इंडेक्स की बात करें तो 28,600 फॉर आईटी इंडेक्स रिमेन टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट व्हिच वी डोंट एक्सपेक्ट टू ब्रीच, जो हमें नहीं लगता कि टूटना चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो सकता है आईटी में, बट वी फील कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टॉक जैसे कि TCS है लार्ज कैप्स में, या इंफोसिस है लार्ज कैप्स की बात करें, और मिड कैप्स में जैसे KPIT है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, बिरला सॉफ्टवेयर, यहीं पे सब जगह पे बॉटम बन चुका है। तो वी फील आई थिंक सो एनी डिप इन आईटी, आई थिंक सो मे बी आई थिंक सो द न्यूज फ्लोज जो भी आ रहे हैं यूएस से कि रिसेशन फियर, जिसकी वजह से प्रेशर में आईटी इंडेक्स में बजट कम रहेगा स्पेंडिंग का यूएस का, ये काफी न्यूज फ्लो आ रही है। पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि प्राइस में है। Q3 numbers, I think so, post Q3 numbers I would say, not now, but post numbers के बाद जब भी जनवरी में आएंगे उसके बाद हमें लग रहा है कि एक अच्छी बढ़त हम आईटी स्पेस में देख सकते हैं। तो वी फील आई थिंक सो एनी डिप इन आईटी आई थिंक सो
should we look as buying opportunity? हमारी top picks रहेंगी TCS, Infosys on the large caps. On the mid caps, we remain to be positive for KPIT Technology, Birlasoft, and Sonata Software. Infosys, KPIT टेक्नोलॉजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे हैवी वेट्स और मिड कैप स्मॉल कैप प्लेस पर भी आईटी पैक में नजर। लेकिन इस बीच एक बार रेलवे स्टॉक्स का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा वित्त मंत्री ने रेल केपेक्स में 10,000 करोड़ के अतिरिक्त केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। और आईआरसीटीसी को लेकर एक खबर आई है, आईआरएफसी के स्टॉक को भी पुल अप कर लेते हैं। कुछ इन स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आईआरसीटीसी में तो ओएफएस के जरिए सरकार 5% हिस्सा बेचने जा रही है। जी हाँ, देखिए रेलवे स्टॉक्स तो काफी अच्छा कर ही रहे थे, बट एक थोड़ा सा पॉज आया था, दैट इज एज आई सेड मोर ऑफ अ पॉज, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव अभी भी बाकी है। मेरे हिसाब से इतने रनअप के बाद भी इन स्टॉक्स में अच्छी खासी अपमूव देखने मिल सकती है। सिलेक्टिव रहिए, जिन स्टॉक्स में अब तक परफॉर्मेंस आया है, मैं कहूंगा उन्हीं के साथ कंटिन्यू रहे रादर देन चेजिंग द वंस दैट हैवंट। आईआरसीटीसी की बात करें, एक पॉजिटिव बायस के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स जस्ट ऑफ इट्स रीसेंट हाइज व्हिच इज 775 के आसपास जो है। मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, जहां पे हम 775 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं, 800 के लेवल्स तक भी एक अपमूव दिखा सकते हैं। तो इसमें भी एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पे एंटर करें, आपका जो स्टॉप लॉस है 715 के जोन्स पे पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो कुछ एक्शन स्टॉक्स हैं, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक्स, जहां पर आज आपको ट्रेडिंग के लिहाज से नजर रखनी चाहिए। कल LTI Mindtree जो अब लिस्ट हो गया एज एन सिंगल एंटिटी, LTIM उसका कोड रहेगा, वो भी ब्रेकआउट शेयर है और पूरे आईटी पैक में इनफैक्ट वाइब्रेंस है। इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी संतोष? LTI Mindtree की बात करें तो जब से इनका मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है, स्टॉक में काफी हेल्दी करेक्शन आ चुका है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 4300 वहीं बैठा हुआ है। और आज शायद एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरिंग फर्म की, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता है। तो अगर कोई ट्रेड लेता है तो 4280 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में बाउंस बैक आता है तो 4650 का पहला टारगेट लेवल रहेगा। ठीक है। ONGC ये भी एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है। प्री ओपन में ONGC के स्टॉक में भी मूवमेंट नजर आ रही है, हरे निशान के साथ यहाँ पर कामकाज 147 के लेवल्स पर। किरण, इस पर आप अपनी राय दीजिए। ONGC की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंफर्टेबली क्लोज हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और काफी समय से ये स्टॉक 145 140 का जो जोन था उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। 147 का कल का क्लोजिंग है। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। सो इंट्राडे एज वेल एज अगर पोजिशनली आपको बाय करना है तो डेफिनेटली ये बाय करके जाना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 142 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम इसमें 160 तक की एक रैली देख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक खास खबर हम तक सौमीत लाए हैं। आपको याद होगा VRL लॉजिस्टिक्स, और इसको हम क्लोजिंग में डिस्कस भी करे थे 2 दिन पहले। 2 दिन से इसमें मूव बनी हुई है। क्या पूरी खबर है जिसके चलते स्टॉक फोकस में होना चाहिए, ये हमें सौमीत बताने वाले हैं। सौमीत बताएं। तो पहले तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीब 5.4% स्टेक अपनी बेची है। इसके से उनकी जो होल्डिंग है वो 64.2% पे हो गई। बट इसके सामने जो बायर्स है सब बड़े अवधि के बायर्स आए, जैसे कि ICICI म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, क्वांट म्यूचुअल फंड, इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी जो होल्डिंग है इस कंपनी में करीब 0.6 से 0.7% से बढ़ा दी गई है। अब उसी के अलावा अगर आप स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो अभी ये स्टॉक अपने 200 DMA के बहुत करीब है। नवंबर लो से करीब 12% चढ़ चुका है और पिछले 1 साल में हमें करीब 27% का मूव देखने मिला है। और क्या ट्रिगर्स है इस स्टॉक के लिए, तो पहले अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पिकअप देखने को मिल रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में। उसी के साथ कंपनी की जो क्लाइंट एडिशन रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, दोनों ही कॉर्पोरेट और SME साइड में। फेस्टिव सीजन बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और जो नॉन कोर बिजनेसेस कंपनी ने जो बेची थी रिसेंटली, अपनी जो बस बिजनेस बेची थी, उसके से अच्छा खासा कैश इनफ्लो हुआ। और ये जो डील था ये 3rd क्वार्टर FY23 जो कि ऑनगोइंग क्वार्टर है, इसी क्वार्टर में कंप्लीट होने की बातचीत चल रही है। उसके वजह से कंपनीज की कैश और बढ़ जाएगी और डेट भी कम हो सकती है। और आखिर में अगर आप कंपनी की वैल्यूएशंस देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स स्पेस में VRL लॉजिस्टिक्स सबसे चीपली वैल्यूड है। अपने पीयर्स से अगर आप देखेंगे तो FY24 वैल्यूएशंस में VRL लॉजिस्टिक्स करीब 19 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जबकि उसके पीयर्स जैसे कि TCI एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इन सब की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो करीब 31 to 35 टाइम्स है। तो काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस है VRL लॉजिस्टिक्स के। बड़े अवधि के इन्वेस्टर्स चेकिंग कर रहे हैं कंपनी में और ग्रोथ ट्रिगर्स भी काफ़ी है। और नॉन कैश बिजनेस और नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकलने के कारण कंपनी का फोकस अभी कंप्लीटली लॉजिस्टिक्स बिजनेस पे रहेगा। तो ये सारे कई ट्रिगर्स है कंपनी के लिए और इसी कारण हमें ये स्टॉक रडार पे रखना होगा।
ठीक है, एब्सोल्युटली। तो वीआरआर लॉजिस्टिक्स कंपनी ने अपनी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी और वो फ्लोज जो हैं वो डोमेस्टिक फ्लो जो घरेलू फ्लोज हैं वो आए हैं कंपनी के पास और इस पे स्टॉक पर नजर जरूर रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया सौमीत इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टॉक जो बहुत फेवरेट है कुश का, रिडिंगटन, यहाँ पर लेकिन एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। क्या रिडिंगटन थोड़ा पॉज ले रहा है और फिर से एंट्री के मौके दे रहा है कुश? बिल्कुल प्रियंका, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई वुड रीड इट। देखिए ओवरऑल सेटअप में कहीं कोई खराबी हमें नहीं दिख रही है। हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग का ही बाउट है जिसे आप कह सकते हैं, और ये अपने सपोर्ट्स के आसपास ही आया है। ये 180 टू 185 की जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट जोन है। पहले भी स्टॉक ने कुछ सेशन स्पेंड किए थे यहाँ पे बिफोर मूविंग दैट बिफोर मूविंग अबव 200। तो मेरे लिए एक बाइंग जोन रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दें, क्योंकि जब स्टॉक स्लाइड होते हैं हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी चला जाए 180 या उसके बिलो, बट ये मेरे लिए बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जहां से स्टॉक टर्न अराउंड होगा इज वेयर आई विल लुक टू बाय। 200 will again act as my first target, and 170 के जो जोन्स रहेंगे that will be my slightly deep but a deeper stop loss. ओके, तो चलिए रेडिंगटन पर ये नजरिया। लेकिन इस बीच आप सफायर फूड्स पर देख रहे हैं प्री ओपन में 68 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे, ऑलमोस्ट 10.7% इक्विटी के सौदे हमने आपको ये बताया भी था, और यहाँ पर अनुमान ही लगाया जा रहा था कि करीब 41-42 लाख शेयरों की ब्लॉक डील होने की संभावना है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं अनुमान से ज्यादा बड़ी ब्लॉक डील 68 लाख शेयरों के सौदे, और इसी के चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन करीब 2% तक की यहाँ पर बढ़त 1388 के लेवल्स पर रहा। कुछ एक बार क्विकली इस पर आप अपनी राय दीजिए। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पर आपसे हमने टेक लिया था, सफायर फूड्स रिएक्ट भी कर रहा है अब। जी हाँ, देखिए मैंने जैसे कहा ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव ही है। मैं कहूंगा 1400 टू 1450 के जो जोन्स हैं ये इसके लिए एज अ टारगेट अब एक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम इस स्टॉक की प्री ओपनिंग में मूव देख रहे हैं। 1375 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 75 स्टॉप लॉस, पॉजिटिव रिएक्शन और आगे और तेजी का अनुमान। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, इस स्टॉक को एक बार पुल अप कीजिए। यहाँ पर भी प्री ओपन में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। खबर यह है कि 19 दिसंबर को कंपनी बायबैक को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, और बायबैक को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स इस बैठक में हो सकते हैं। संतोष 3-3.5% की तेजी 1398 के लेवल्स। स्टॉक का पैटर्न काफी ब्यूटीफुल हो रहा है। हेल्दी करेक्शन के बाद 200 दिन के एवरेज पर एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना रहा है, तो मेरे हिसाब से पोजिशनल ट्रेडर्स को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। नीचे आप 1325 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 1500 से लेके 1650 तक के पोजिशनल लेवल पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साइंटेक स्टॉक हम कल सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, और ये स्टॉक लगातार अपना 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है कुछ सेलेक्टिव आईटी में। टीसीएस भी अपने 200 डीएमए के ऊपर है। इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ से आईटी स्टॉक्स की बात भी हो रही है। तो क्या इनमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? किरण आप बताएं, टीसीएस, साइंट या फिर कोई और आईटी स्टॉक रडार पर आ रहा है? सो आईटी स्टॉक्स पे मॉर्निंग में हमने इन्फोसिस पे अपनी इन्फोसिस अवर प्रेफर्ड पिक आल्सो। सो इन्फोसिस के ऊपर नहीं, हम साइंट के ऊपर डिस्कस करें। सो साइंट आपने जैसे बताया 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट उसने बार-बार किया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है, और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो अभी भी बुलिश जोन के अंदर इंटैक्ट है। तो कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से 810 805 इज वेरी गुड सपोर्ट। आप 800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे हो और एक पोजिशनल बेट ले सकते हो। ऊपर में कहीं ना कहीं 870 880 ये जो जोन है वहां पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से यहाँ पे स्टॉक डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स रखनी चाहिए। 800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, 870 के टारगेट हम डेफिनेटली साइंट में आने वाले समय में देख सकते हैं। ठीक है, आज बाजार जो आपको एक गैप डाउन का मौका दे रहा है, उसमें हमारे सारे एक्सपर्ट्स तो ये मान रहे हैं मैक्सिमम कि ये चेस करने का मौका होना चाहिए। बाइंग के डिप्स पे बाय करने का मौका आज भी ढूंढना चाहिए, जो लगातार बाजार में पिछले कई दिनों से बन रहा है। अभी अगर आप देखें, मार्केट खुलने वाली है बस 30 सेकंड में, लेकिन जो फिलहाल स्थिति आपको दिख रही है, स्टेट दिख रही है, उसमें आपको लगभग 40 ऑड पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है। सो ऐसे में आपको वॉच आउट करना होगा कि कौन कौन से स्पेसेस, क्या मेटल आपके लिए आज भी एक रिबाउंड दिखा सकते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है, कल भी मेटल स्टॉक्स में ट्रेड था, लेकिन क्या ये मोमेंटम सिर्फ आज के लिए ही होगा, एटलीस्ट एक्सपायरी के ट्रेड के लिए? और आईटी स्टॉक से कैसी आज की मूवमेंट हो सकती है? ग्लोबली जो बहुत ही मिक्स क्यूज निकल कर आए, इनफैक्ट गिरावट पर ही कल बाजार बंद हुए यूएस मार्केट से। क्या आईटी को सपोर्ट कोई मिलेगा या नहीं, इसे देखना होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में बेहद एक्शन था कल, क्या वहीं से बेट्स होंगी? चले, बाजार अब खुलता है, और सबसे पहले जो आपके जो बढ़ने वाले काउंटर्स दिख रहे हैं, इनफैक्ट मार्केट खुला वही एक गैप डाउन के साथ लगभग 40 ऑड पॉइंट की गिरावट
गिरावट पर आपको निफ्टी ओपन होता है और बैंक निफ्टी में 100 ऑड पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। जो वीक काउंटर्स दिख रहे हैं सबसे पहले वो आपको आईटी के दिख रहे हैं, लगभग 1% की गिरावट आपको टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में दिख रही है। दूसरा स्पेस जो आपको दिख रहा है उसमें आपको बहुत मिक्स स्पेस दिख रहे हैं, आपको हिंडाल्को जैसे काउंटर्स भी वीक दिख रहे हैं, सीमेंट काउंटर्स में आपको फ्लैटेस्ट सा भी रुझान ग्रासिम में दिख रहा है, बैंक्स आपको फिलहाल वीक दिख रहे हैं और प्राइवेट स्पेस बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक आपको वीक दिखाई दे रहा है। और साथ ही ऑटो से क्या थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन आ जा सकती है। M&M फिलहाल पॉजिटिव काम करते हुए दिख रहा है, आयशर मोटर में मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन बैंक्स में वो बैंक जो अब तक नहीं चले थे, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, दोनों में आधे % की मूव देखने को मिल रही है। कमिंग बैक टू ऑटो में आपको आयशर मोटर, टाटा मोटर्स, M&M इन सब में ही पॉजिटिव मूव दिख रही है। तो क्या आज के लिए मेटल और आईटी में ऑटो जो पीछे कई दिनों से ब्रीदर ले रहा था, पॉज पे था, वहां क्या आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है? एक बार ये तो निफ्टी, ये तो लार्ज कैप का स्टेट हुआ। डेरिवेटिव स्पेस में भी अगर वहां देखें, वहां अभी फिलहाल जो एक्शन, इनिशियल एक्शन दिख रहा है, क्योंकि कल बेहद एक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में था। वो स्पेसेस जो अब तक नहीं परफॉर्म कर रहे थे, SRF जैसे काउंटर्स चल रहे हैं केमिकल स्पेस के, वर्लपूल जैसे काउंटर्स में मूव आ रही है, मदरसन भी मुझे इस वक्त आप थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम उसमें भी दिख रहा है। इंश्योरेंस काउंटर्स तो क्लियरली दिख रहे हैं, SBI लाइफ हो, ICICI लॉम्बार्ड हो या HDFC लाइफ हो, यहाँ पर एक्शन जरूर दिख रहा है। निकुंज आज भी इस सेक्टर की बात कर रहे थे, तो ये स्पेस पर तो बिल्कुल नजर रखनी होगी। वेरी क्विकली जो बढ़ने वाले स्पेस हैं आज, उनमें आपको ये स्पेसेस क्लियरली दिख रहे हैं। FMCG पैक के भी कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं और थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव बेट्स भी क्या ले रहा है, सन फार्मा जैसे काउंटर्स में मूव है। मानसी, एब्सोल्युटली 3 दिनों की तेजी के बाद बाजार आज एक ब्रीदर लेता हुआ, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली है, बाजार खुलने के साथ जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 800 एडवांसेस के सामने 400 के थे, वो इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त आप 1200 एडवांसेस देख रहे हैं, 475 डिक्लाइन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, इस वक्त मीडिया, कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि बाजार को संभाल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में चैलेंजेस बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं हम। लगातार 2 सेशन से FMCG प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उनके पीछे आप देखेंगे IT सेक्टर में भी करीब 100 अंकों की गिरावट नजर आएगी। वहीं फार्मा, PSU और प्राइवेट बैंक स्पेस है जो कि अपने आप को संभालने की कोशिश, सपोर्ट्स बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए। लेकिन आइए बाजार के हीट मैप को देखते हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट से उनका नजरिया जानते हैं। SBI लाइफ ऑन टॉप ऑफ इट, लाइफ इंश्योरेंस प्लेस का हमने जिक्र भी किया था निकुंज के साथ आज जब डिस्कशन हो रही थी, और इस वक्त अगर बाजार के हीट मैप को आप देखेंगे, SBI लाइफ का स्टॉक है जो कि करीब 1-1.5% की तेजी के साथ आउट परफॉर्म करता हुआ टॉप गेनर। कुछ आपकी क्या रीडिंग होगी? मार्केट जिस तरह से एंटिसिपेटेड था, गैप डाउन, इस गैप डाउन को कैसे प्ले आउट करेंगे? जी हाँ मानसी, देखिए जितना SGX निफ्टी थोड़ी देर पहले बता रहा था उससे तो बेटर ही ओपनिंग हुई है। एंड जो हम डिप को बाय करने की बात करते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा डीप बहुत ज्यादा बड़ा डिप आया भी नहीं है। मेरा एक्चुअली जो व्यू है वो बैंक निफ्टी पे ज्यादा बन रहा है। 44,100 के कॉल में अच्छा खासा बेस बना था और ऑलरेडी रन अप आ चुका था। सो टुडे पॉसिबली हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक पॉज ले, अगर बहुत ज्यादा ऊपर भी जाए तो शायद 44,200 44,300 के जोन्स होंगे जहां पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आज के दिन शायद थोड़ा सा पॉज ले सकता है। ओवरऑल मुझे ये सेटअप अच्छा ही लग रहा है। आज की जो एक्सपायरी है इसका हैंगओवर हट जाएगा, फिर फ्राइडे या मंडे से हम इन दोनों ही इंडेक्सेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी पे एक फिर से अपमूव की जो अपमूव है वो शुरू होता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज इंडेक्स पे ट्रेड अवॉइड करिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है जहां पे रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में अट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ फिनिक्स मिल्स के काउंटर पर कल हमने डिस्कशन भी की थी। फिनिक्स मिल्स जो है लगातार कंजम्पशन डिमांड के जरिए बढ़त जो है वो काफी अच्छी बनती हुई दिखी है, चाहे फिर रेजिडेंशियल हो, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट हो या मॉल की अगर बात करें, हर तरफ हम देख रहे हैं काफी अच्छी कंजम्पशन डिमांड है। और फिनिक्स मिल्स के स्टॉक में भी इस वक्त हम रिएक्शन देख रहे हैं, हल्की सी ही सही लेकिन इम्पैक्ट जरूर आई है। संतोष, कोई टॉप पिक आप बताना चाहेंगे रियल एस्टेट पैक से, क्योंकि इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर ही है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है? यस, रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिनिक्स मिल तो है ही स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर। एक डीएलएफ पे भी नजर रखना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट दिया था, उसके फॉल्स ब्रेकआउट देख के वापस पीछे आया था, लेकिन कोई वीकनेस शो नहीं की और 20 डे मूविंग एवरेज से वापस बाउंस बैक करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नजर रखिए, यहाँ पे आप 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऊपर में 418 से लेकर 425 रुपए के टारगेट लेवल रहेंगे। इसके अलावा एक एसआरएफ पे नजर रखना चाहिए। एसआरएफ का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश हो रहा है। स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन बनाया और एक बुलिश इनवर्स हेड एंड
शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। 2500 का पहला टारगेट रहेगा और 2500 क्रॉस करता है तो 2550 के लेवल भी दिखा सकता है। कोई एंट्री लेता है तो 2425 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। एसआरएफ को तो हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक स्टार प्लेयर रह सकता है आज, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स वाटर रिकवरी 100 पॉइंट्स आपको दिखे थे गैप डाउन पे, बहुत माइनर गैप डाउन था, बड़ा गैप डाउन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो गया। बैंक निफ्टी इस वक्त आपको फ्लैटिश ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, हालांकि निफ्टी पर रिकवरी इतनी फास्ट नहीं रही, एक बार अटेम्प्ट जरूर हुआ। और जो बड़ी पार्टिसिपेशन आ रही है वो स्टॉक्स लाइक इंडसइंड बैंक से आ रही है, एसबीआई से आ रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आ रही है, और हालांकि जो लार्ज कैप प्राइवेट स्पेस बैंक्स हैं वो अभी थोड़ा सा म्यूटेड जरूर परफॉर्म कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो। लेकिन धर्मेश, क्या कैचअप कर लेंगे ये स्टॉक्स भी? जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, क्या फ्रंट रनर आपको ये स्टॉक जरूर लग रहे हो? इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, जहां चाल अब चलनी शुरू हुई हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लेकिन प्राइवेट स्पेस से भी अगर पार्टिसिपेशन पूरी मिलती है एचडीएफसी बैंक की, जो पॉजिटिव हो भी गया है, तो क्या बैंकिंग निफ्टी बैंक आज फिर से कोई क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? या तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 43,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आज के लिए। हमें लग रहा है आज के लिए आउट परफॉर्मेंस में एसबीआई रहना चाहिए, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो कहीं ना कहीं 635 640 इज लाइकली टारगेट। जैसे कि आपने बताया कि इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, दिस टू बैंक्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम काफी टाइम से नहीं था और वो कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इंडसइंड बैंक, कोटक will support the bank nifty in today's trading session, and we can see a bank nifty towards the target of 44,300 to 400 in the coming days. So possibility, I think so definitely 43,800 is a strong support which we don't expect to breach. On the higher side, 44,300 is likely target for the today's trading session. प्राइवेट स्पेस में इन वाले स्टॉक से चलने की इंतजार रहेगी, लेकिन इंडसइंड, कोटक चल रहे हैं, और मिड कैप में आपको फिर से पीएनबी, सीयूबी जैसे स्टॉक चल रहे हैं। अभी एसआरएफ को संतोष ने भी टच बेस किया, लेकिन एक बार केमिकल स्पेस से दूसरे स्टॉक ले लेते हैं। कल भी क्लोजिंग आवर में आपने देखा होगा, लास्ट आवर में आपको नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम शुरू हो गया था। अभी फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। क्या केमिकल स्पेस से किरण आपको नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ पर तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, नवीन फ्लोरीन पसंद आएगा या फिर पूरा केमिकल स्पेस इस वक्त अच्छा दिख रहा है? सो ओवरऑल केमिकल स्पेस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चाइना के अंदर कोविड और उसकी लॉकडाउन की बात हो रही थी, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर जो है वो नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग दिखा रहा है। पर्टिकुलरली नवीन फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 टाइम जो करेक्शन आया स्टॉक में, तो 200 डेज मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक में हर बार उसने रिबाउंड दिया है। अब करंट जंक्शन पर अगर हम बात करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस वीक में एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है डेली चार्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुझान हमें दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर आप आरएसआई देखोगे तो वहां पे भी हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली नवीन फ्लोरीन करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। एक अग्रेसिव बेट आप ले सकते हो 4340 का एक स्टॉप लॉस के साथ, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इनिशियल लेवल पे हम 4500 का टारगेट देख रहे हैं, तो नवीन फ्लोरीन यस आप एक एग्रेसिव बेट करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हो। धर्मेश, मैक्स फाइनेंशियल को जरा देखिए, आज मैक्स फाइनेंशियल में 1000 रुपए तक के टारगेट्स आने लगे ब्रोकरेज में से, 705 पे है, 40-50 रुपए चला है नीचे से। क्या इसके अंदर एक पोजिशनल बेट इस लेवल्स पे लेनी चाहिए? जैसे कि अजय, मैक्स फाइनेंशियल्स में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं करंट लेवल पे तो काफी फेवरेबल है। अगर इसमें अगर लॉन्ग करना है तो 675 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे लास्ट कुछ हफ्तों में तो थोड़ा कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स में पिकअप हुआ है, तो हो सकता है कि मे बी आई एम नॉट सेइंग कि आज का मूव सिंगल डे मूव हो जाए, बट इन द कमिंग डेज वी कैन सी अ मोमेंटम गेटिंग बिल्डिंग अप इन मैक्स फाइनेंशियल, जहां पे 750 से 760 के आसपास का टारगेट हम मैक्स फाइनेंशियल में देख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 675 का लगा के डेफिनेटली करंट लेवल्स पे लॉन्ग करना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भूली बिसरी एक स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। कल काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उसमें अपमूव भी आया। कुछ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आपको पसंद है स्टॉक या आप अवॉइड करेंगे? पीएनबी हाउसिंग भी कल 5-6% ऊपर था, वो बास्केट थोड़ी गर्म थी।
देखिए जैसे जो कहते हैं ना, नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। सही बात। तो वेल उस लिहाज से अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से देखूं तो इंडिया बुल्स में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखा है पिछले कुछ सेशन से, एक ब्रेकआउट हमें आते हुए दिखा है। बट एज अ स्पेस आई वुड, अगर मुझे कोई और ऑप्शन मिलता है तो मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा। कैनफिन होम्स में भी हम एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं, तो ये मेरे रेडार पे बहुत ऊपर तो नहीं आएगा, बट रेडार पे डेफिनेटली आया है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन एंड द काइंड ऑफ वॉल्यूम एक्शन दैट we've seen on this in the last 8 to 10 sessions। तो अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल इसमें बने रहिए। मोमेंटम इसमें आते हुए लौटता हुआ दिख रहा है। 140 का जो लेवल है ये मेरे लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। 138 का एक्चुअली इसमें एवरेज भी बन रहा है, तो 138 140 के जोन्स जो हैं ये मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मैं 160 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकता हूँ। जिस तरीके का मोमेंटम है बस प्योरली उसी के हिसाब से। फाइनेंस शेयर्स तो कल फोकस में थे, लेकिन साथ ही जनरल इंश्योरेंस थीम पर भी कल फोकस था, अच्छा एक्शन दिख रहा था। न्यू इंडिया एश्योरेंस के स्टॉक में कल मजबूती थी और ये मजबूती आज भी कायम है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयर की अगर बात करें, पिछले 5 सेशंस में करीब 20% ये स्टॉक चल गया है और इसमें सबसे ज्यादा तेजी जो है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आ रही है। संतोष, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आप अपनी राय दीजिए। इस स्टॉक की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है और काफी रनअप देखा जा चुका है। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। 127 का पहला रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करता है तो 133 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो 127 से 133 रेजिस्टेंस एरिया, तो रिस्क रिवॉर्ड अब फॉर टाइमिंग फेवरेबल नहीं बनता, लेकिन फॉर इंट्राडे अगर कोई चेस करना चाहता है तो मेरे हिसाब से 119 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 127 एंड 133। पोजिशनल बेसिस पे फॉर टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। क्या रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक में अच्छा एक्शन नजर आ रहा है और एयर सेनेगल ने रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यहां पर सिलेक्ट किया। उसके ठीक बाद एक न्यूज फ्लो, पॉजिटिव न्यूज फ्लो, जिसका इंपैक्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। 2-2.5% की तेजी, कुछ इस पर आप अपनी राय दीजिए। मानसी, काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, बट द गुड थिंग इज दैट द कंसोलिडेशन इज विद अ पॉजिटिव बायस। जो इसके रेजिस्टेंस जोन्स हैं ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 310 से 312 के जो लेवल्स हैं इसी के आसपास हैं। ऊपर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए जो ट्रिगर चाहिए था, शायद इस न्यूज फ्लो के चलते हम इसमें और एक अप मूव आते हुए देखें वॉल्यूम के साथ। सो आई थिंक इसमें आप बाय करके रह सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी बिग मूव बिकॉज दैट्स नॉट हाउ दिस स्टॉक हैज बिहेव्ड इन द पास्ट एज वेल। लेकिन 320 तक आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। फ्रेश एंट्री आपका स्टॉप लॉस 300 के आसपास रहेगा। जो ये लास्ट 15 मिनट में आपको रिकवरी दिखी है उसमें मेजरली बैंक्स ने तो कंट्रीब्यूट किया है, साथ ही आपको इंश्योरेंस काउंटर्स हो और कुछ फार्मा काउंटर्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज जैसे, इनमें भी मूव देखने को मिला। और आप डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो और ऑटो स्पेस से M&M, इनमें भी आपको रिकवरी देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प भी रिकवर हुआ है पिछले 15 मिनट में। हालांकि निफ्टी पर अभी आपको जहां से हम गैप डाउन जहां से खुले थे उससे बस कुछ पॉइंट्स की ही रिकवरी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह रिकवर हो गया, अब हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं जो आज के दिन आपको ध्यान रखने चाहिए। इन ट्रेड्स में PNB हमने डिस्कस किया, IDFC फर्स्ट बैंक किया, JK सीमेंट यहाँ पर भी अच्छा बिल्टअप दिख रहा है। क्या आज JK सीमेंट में भी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है संतोष? JK सीमेंट की बात करें तो अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है और स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, तो कभी भी ये परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप बैट ले सकते हो, जरूरी नहीं आज परफॉर्म करे, लेकिन आने वाले दिनों में ये परफॉर्म कर सकता है। तो नीचे आप 3080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। जैसे ये 3200 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें एक 3400 रुपए तक की रैली देखी जा सकती है। आज सारे केमिकल स्पेस जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मयूरेश तो हमें पहले भी एक केमिकल स्पेस पे राय दे रहे थे, लास्ट टाइम भी आप जब बात कर रहे थे मयूरेश, SRF पे जो जेफरीज की रिपोर्ट आई है और हालांकि उन्होंने उनके एक पर्टिकुलर प्लांट का दौरा किया और उसके बाद एक रेटिंग की सलाह दी है 2200 तक के, लेकिन आज जिस तरह से SRF, दीपक नाइट्रेट, थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन तो दिख रहा है केमिकल स्पेस में। चाइना रीओपनिंग, ये कौन कौन किस किस इस केमिकल स्पेस में कौन कौन से स्टॉक्स के लिए मोमेंटम प्ले हो सकता है? तो आई थिंक प्रियंका, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आई थिंक जो कॉमन कमोडिटी केमिकल्स है जहाँ पे चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, वहां पे प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है चाइना रीओपन्स क्वाइट अग्रेसिवली। दूसरा देखिए, जो कॉन कॉल्स हमने अटेंड किए हैं काफी केमिकल कंपनीज के, जो स्पेसिफिक लाइंस है विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स इटसेल्फ, अगर हम फ्लोरोकेमिकल्स की बात करें जिसके विविड एप्लीकेशंस हैं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी, रिन्यूएबल्स के लिए भी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भी, मुझे लगता है ये स्पेस में काफी कंपनीज ध्यान दे रही। ऑब्वियसली गुजरात फ्लोरो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ डिवर्सिफिकेशन विद द स्पेस, बट SRF भी आई थिंक जो इन्होंने नए 2 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं
जो R125 का इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है और ट्रेंड्स मैनेजमेंट को दिख रहे हैं, मुझे लगता है विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स आई थिंक जो चुनिंदा कंपनीज हैं which are probably having a significant advantage in over China, और यहाँ पे इनपुट कॉस्ट्स की इतनी डिपेंडेंसी नहीं है चाइना के ऊपर, डिवर्सिफाइड सोर्सेज हैं, मुझे लगता है ऐसे सब कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए. फ्लोरोकेमिकल्स एज अ स्पेस कैन डू एक्सीडिंगली वेल विद इन द स्पेशलिटी केमिकल्स. यहाँ पे थोड़ा SRF का भी है, नवीन का भी है, गुजरात फ्लोरो का भी है, तो विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स प्रियंका फ्लोरोकेमिकल्स पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए. ये आप मयूरेश अभी आप कह रहे थे एक्सेंचर की कमेंट्री ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आईटी स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट के लिए, जरा वो पॉइंट समझाएं. तो अजय जी क्या हुआ है कि HCL टेक ने एक रिवीजन किया है डाउनवर्ड साइड के ऊपर. एक्सेंचर के कल नतीजे हैं. नाउ एक्सेंचर की जो एक स्ट्रक्चरिंग है बिजनेस मॉडल के हिसाब से इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज. कल नतीजे भी है और कल इनका जो गाइडेंस था FY23 को लेके 8 to 11% कांस्टेंट करेंसी का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आईटी सेक्टर एज अ होल के लिए. अगर ये गाइडेंस ट्वीक करते हैं एट एनी काउंट, हायर एंड से लोअर एंड के ऊपर या लोअर एंड और थोड़ा लोअर करते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक देयर इज डेफिनेटली सम एलिमेंट ऑफ पेन जो शायद ट्रांसलेट हो सकता है फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर. इसलिए मुझे लगता है एक्सेंचर के कल नतीजे और गाइडेंस एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगी पूरे आईटी से. बिल्कुल. धर्मेश, कुछ अपने ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए बाजार खुलने के बाद? यस डेफिनेटली आई थिंक सो. जैसे कि स्टेट बैंक तो अपनी टॉप पिक थी. अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक आई थिंक सो द मोमेंटम जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज में भी काफी आ रही है, जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस होगी जहाँ पे 124-25 के आसपास चल रहा है. हो सकता है एक बार 126 के ऊपर चलता है अगर स्टॉक. आई थिंक सो वी कैन लुक फॉर इवन न्यू इंडिया इंश्योरेंस टाइप स्टॉक. And in the large, coming to the mid caps, I'm sorry, to the large cap stocks, तो जहाँ पे जैसे कि IT स्पेस है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितने भी न्यूज फ्लो आने के बाद भी ऐसा कोई नेगेटिव गैप डाउन बड़ा हुआ नहीं ओपन. तो अगर सेकंड हाफ में अगर थोड़ी भी रिकवरी आती है मार्केट में, आई थिंक सो वन शुड डेफिनेटली लुक फॉर IT फॉर द बाउंस साइड, नॉट फ्रॉम द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, बट यस फ्रॉम द लॉन्ग काउंट पर्सपेक्टिव. आई थिंक सो कहीं ना कहीं अगर नीचे यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करता है 29,250 के आसपास आईटी इंडेक्स, तो डेफिनेटली आई थिंक सो एक सेकंड हाफ में हम टेक्निकल बाउंस बैक आईटी में देख सकते हैं. तो चलिए ये रहा निफ्टी आईटी इंडेक्स इस वक्त अगर आप देखेंगे, और आईटी स्टॉक्स पर इन पर्टिकुलर भी आप देख रहे हैं. लेकिन महिंद्रा CIE के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं. करीब 5% की तेजी ये स्टॉक देख रहा है. आज की तेजी और कुछ दिनों से स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट आना शुरू हो चुका है. कुछ दिनों पहले ही इनफैक्ट इसी हफ्ते स्ट्रॉन्गसन सोलर में 27% स्टेक खरीदने की खबर महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव की तरफ से आती हुई दिखी थी, और उसके बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ है. कुछ इस पर आप अपनी राय दीजिए. ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट से जुड़ी कंपनी 299 के लेवल्स पर 302 के स्तर आज देख चुकी है. जी हाँ, अगेन इसका भी स्ट्रक्चर फेयरली सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस लास्ट. इसमें कंसोलिडेशन है बट विद अ पॉजिटिव बायस. अब आज का दिन इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 297 और 300 ये दो रेजिस्टेंस जोन्स हैं. पहला ये क्रॉस कर चुका है, दूसरे की बस कगार पे है. जिस तरीके के न्यूज और इनफैक्ट ओपनिंग में अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, 15-20 मिनट ही हुए हैं, और जो वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं उससे लग रहा है कि ये 300 का जो रेजिस्टेंस जोन है आज ये इसको टेकआउट कर सकता है. जरा सा प्रीएम्प्टिव है, लेकिन उसके बाद इसमें जो जंप है ये थोड़ा फास्ट आ सकता है, व्हिच कैन टेक इट टू 310 एंड 315 के जो जोन्स हैं इसके आसपास. तो यहाँ पे हल्का सा ही प्रीएम्प्टिव ही सही, लेकिन आप इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 310 315 के टारगेट के लिए. स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 292 का रहेगा. किरण, रेमंड के स्टॉक में अच्छी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है, और इनफैक्ट यहाँ से आने वाले दिन जो हैं काफी अच्छे रहेंगे तमाम बिजनेस सेगमेंट्स के लिए. वेडिंग सीजन है, फेस्टिवल सीजन, जिसका एक इम्पैक्ट आता दिखेगा. 3% की तेजी हम देख रहे हैं. रियल एस्टेट बिजनेस के लिए भी आउटलुक काफी स्ट्रांग होता हुआ. ओवरऑल रेमंड की अगर हम बात करें तो 1300 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने के बाद हमने देखा एक शानदार तेजी 1600 तक के लेवल तक की देखने को मिली है. उसके बाद स्टॉक में एक करेक्टिव मूव आया जहां कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया. अब इसी टाइम दौरान अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है. सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है. एक अग्रेसिव बैट हम डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह का मूव आया स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा. लेकिन आप 1390 के स्टॉप लॉस से, मतलब यहाँ से 100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हो. और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट हम ऊपर में 1620 1630 तक के टारगेट डेफिनेटली देख सकते हैं. तो रेमंड कोई भी डिप आता है लॉन्ग कीजिए 1390 के स्टॉप लॉस के साथ. ओके
ऑलराइट, ठीक है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स 2% की मूव यहाँ पर भी है। थोड़ी देर पहले हमें सोमित इस पर खबर भी बता रहे थे, इस स्टॉक को भी देखना चाहिए। लेकिन जो बाजार में इनिशियल रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी वो थोड़ी बहुत एरोड हुई है, लेकिन जितने भी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं, इंश्योरेंस स्पेस के काउंटर्स हैं, उनमें मूव बनी हुई है। और दूसरा स्पेस केमिकल स्पेस। थर्ड जो अटेम्प्ट आपको दिख रहा है वो आपको क्लियरली दिख रहा है ऑटो और ऑटो से जुड़े हुए फाइनेंस काउंटर्स भी। एमएनएम फाइनेंस हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, ये आपको फिर से थोड़े मोमेंटम में आज दिख रहे हैं। क्या इस ऑटो या ऑटो फाइनेंसर्स इस स्पेस पर आपकी नजर गई धर्मेश? यहां से कुछ आप पिक करेंगे? डेफिनेटली ऑटो स्पेस भी रिमेन टू बी पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं ऑटो एज ए इंडेक्स हमें लग रहा है कि 2023 का एक बेस्ट परफॉर्मर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऑटो स्पेस में अगर देखना है कहीं ना कहीं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, आई थिंक सो टाटा मोटर्स इज वन वेयर वी कैन सी 421, आई थिंक सो 421.22 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। अगर 422 के ऊपर आज चलता है इसमें हम देख सकते हैं 430 435 के टारगेट के साथ टाटा मोटर्स। रही बात एमएनएम फाइनेंस की या कोई भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आई थिंक सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज मोर लुक्रेटिव एट द करंट लेवल्स। आई थिंक सो वी कैन सी अ 10 to 15% upside for even Shriram Transport from the positional perspective. Coming to intraday, I think so 1385, 1390 is likely target for the intraday for Shriram Transport Finance, keeping a stop loss of 1365. तो कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस में डेफिनेटली, जैसे कि ऑटो एंसिलरी की बात की, जैसे कि महेंद्र सिंह ने आज गैप अप ओपनिंग किया है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आई थिंक सो next quarter, I think so, and all, I would say from January we can see a sharp momentum also in the most of this auto ancillary space. कहीं ना कहीं results भी काफी strong है, आगे की जो guidance भी काफी strong आ रही है, तो we feel I think so auto as a space should be in limelight for next quarter. Okay. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप ऑटो देख रहे हैं, क्योंकि पूरा पिछले इस पूरे महीने में तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ऑटो स्पेस से नहीं देखने को मिली है। थोड़ा सा ब्रीदर तो ले रहे हैं स्टॉक्स। लेकिन आज प्राइवेट बैंक्स में से क्या एचडीएफसी बैंक अच्छा पुल बैक दिखा सकता है? इंडसइंड बैंक तो चल रहा है, एक्सिस बैंक, प्राइवेट स्पेस बैंक की पार्टिसिपेशन आज पब्लिक बैंक से बेटर दिख रही है। क्या एचडीएफसी बैंक से बड़ी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए आज के लिए? किरण, कैसे देख रहे हैं आप को? सो ओवरऑल प्राइवेट बैंक की बात करें या तो पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक की बात करें तो काफी समय से ये अंडर परफॉर्म हम देख रहे थे ओवरऑल काउंटर। अब जिस जंतर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बड़े से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर 1640 और नीचे में कहीं ना कहीं 1590। तो ये जो एक 50 पॉइंट का जोन है उसमें से एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है। सो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1630 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है देयर आर चांसेस के ऊपर में हम एक बार 1700 तक की रैली देख सकते हैं। सो नॉट फॉर द इंट्राडे बट थोड़ा पोजिशनल नजरिया रख के एचडीएफसी बैंक के अंदर आप लॉन्ग कर सकते हैं। कुछ सन फार्मा के चार्ट को जरा नजर डालिए। 2 दिन पहले ये 980 960 70 तक चला गया था, क्योंकि इनका हलोल प्लांट में कुछ इश्यू आया था। वो डिप आपको याद होगा, शायद हमने भी आपसे बात की थी, कुछ लोगों ने इस्तेमाल की वापस पोजीशन लेने में। वहां से 25 रुपए ऊपर है। अगर आप एक महीने का ग्राफ दिखाएं डायरेक्टर साहब, अभी जो है 1000 के ऊपर वापस आता हुआ, क्या ये एक बार अपना प्रीवियस हाई जो था, रिसेंट हाई 1040 की तरह जा सकता है? ये अभी होल्ड करना चाहिए? जी हाँ जी, वन वर्ड आंसर इज यस। अब अगर मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस करूं और न्यूज को एक बार के लिए थोड़ा सा दरकिनार कर दें, थोड़ा साइड में रखें, तो जिस तरह से मैं इसे रीड कर रहा हूं कि स्टॉक ने जो 1050 के आसपास के हाईस बनाए थे, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का डिप दिया है और बिल्कुल उसी जोन में आके सपोर्ट लिया है जहां पे स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और जहां से ब्रेकआउट दिया था, विच इज 970 टू 980 के जो लेवल्स हैं, बिल्कुल वहीं से इस बार भी जो हमने सपोर्ट लेते हुए सपोर्ट देखा है और जहां से स्टॉक टर्न अराउंड हुआ है, बिल्कुल उसी जोन में हुआ है। तो इवन विदाउट द न्यूज फ्लो अगर मुझे प्योरली सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे ही देखना होता, तब भी मैं यही कहता कि 980 के जो जोन है ये बाइंग जोन है। स्टॉक में अच्छा खासा एक जंप हमने वहां से देखा है। फिलहाल 1000 के ही जो लेवल्स हैं साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और प्लस यहाँ पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है, स्टॉक उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई वोंट रूल आउट द मूव टू इवन 1050 लेवल्स और उसके ऊपर 1075 लेवल्स जहां पे स्टॉक ने अपना रीसेंट हाई टच किया था। एक सेफ बेट भी है इन मार्केट्स व्हिच आर वोलेटाइल एंड वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाइज, तो उस लिहाज से भी इसमें एंट्री की जा सकती है। प्लस एक डिप आया है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल है। सपोर्ट यहाँ पे आपका वही 980 के आसपास बनेगा। भारत फौज भी देखिए 900 के ऊपर। संतोष, आप जरा भारत फौज चेक करें, इसमें भी अच्छी पोजीशनिंग हुई जब मैनेजमेंट ने अपना विजन दिया। किस तरह से अपना रेलवेज में काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने की, देखिए 7% 60 रुपए ये चला है इस महीने। ये क्या 1000 के डायरेक्शन में जा रहा है क्या संतोष?
यस डेफिनेटली अजय जी, ये 1000 के लेवल हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इस जो मोमेंटम बना है, ब्रेकआउट आया, उसको चेस करना चाहिए। प्री बजट रैली इसमें डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। नीचे मेरे हिसाब से 880 एक बहुत मेजर बेस का काम करेगा, उसके नीचे जाता नजर नहीं आता और ऊपर धीरे धीरे 1000 रुपए के लेवल दिखा सकता है। एक और दो तीन स्टॉक्स के ऊपर बात करना जरूरी है। हम वोडाफोन आइडिया के बारे में चार्ट चेक करेंगे। भारती एक बार 840-50 के बाद से थोड़ा पुल बैक आया, क्या ये एक अच्छा समय लेने के लिए? और जियो के बारे में बात करेंगे। मामला क्या है बाजार में और इंडस्ट्री में? वापस से टैरिफ हाइक की बात शुरू हो गई। हमारे साथ नितिन तो एनालाइज करेंगे सिंगापुर से पूरे टेलीकॉम स्पेस के जो डायनेमिक्स हैं, लेकिन सौमित पहले हमारे साथ रिसर्च डेस्क से आए हैं बात करने के लिए कि ऐसा क्यों, ये सब बातचीत बाजार में क्यों चल रही है। सौमित, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला बड़ा टैरिफ हाइक टेलीकॉम कंपनीज ने लिया था दिसंबर 29 में, करीब 30 to 35% का सारे प्लेयर्स ने लिया था, जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने। फिर सेकंड टैरिफ हाइक उन्होंने लिया था दिसंबर 2021 में, जब था करीब 20 to 25% का टैरिफ हाइक। अब वापस से दिसंबर मंथ आ चुका है। यूजुअली टेलीकॉम कंपनी से हमने ये ट्रेंड देखी कि दिसंबर महीने में वो अगले साल के लिए टैरिफ हाइक अनाउंस करते हैं। तो इसलिए मार्केट में थोड़े बहुत रूमर्स चल रहे हैं कि शायद एक और टैरिफ हाइक आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एयरटेल की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी तभी भी उन्होंने कहा था कि उनको एक लेग की और टैरिफ हाइक की जरूरत है अपनी आरपूस 200 के ऊपर करने के लिए। 200 उनका हमेशा शॉर्ट टर्म टारगेट रहा है आरपूस के लिए। वोडाफोन आइडिया का भी सिमिलर टारगेट है 200 रुपीज का आरपू अचीव करने का, क्योंकि एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए उतनी आरपू जरूरत है एक टेलीकॉम कंपनी के लिए वोडाफोन आइडिया के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये टैरिफ हाइक लेने के लिए। तो पहला तो चैलेंज है एक इन्फ्लेशन का। अगर आप देखेंगे तो एक और टैरिफ हाइक अगर लिए तो यूजर्स की पॉकेट्स को वो पिंच करेगा, क्योंकि पिछले 2 साल या 3 साल में हमने करीब 50% का टैरिफ हाइक देख लिया है। तो एक और टैरिफ हाइक थोड़ा इन्फ्लेशन के लिए नेगेटिव हो सकता है किसी भी यूजर के हिसाब से, और इसके वजह से एक डाउन ट्रेडिंग भी हो सकता है। डाउन ट्रेडिंग क्या होता है? जब कोई पहले यूजर 300 रुपीज का रिचार्ज करता था, वो अपना यूसेज को लिमिट करके अब 200 रुपीज का यूसेज करेगा। तो भले ही कंपनीज ने टैरिफ हाइक ले लिया होगा, बट ये डाउन ट्रेडिंग के कारण उनका आरपू ग्रोथ एक्चुअली में नहीं होगा। तो ये एक और रिस्क आ जाता है। और तीसरा रिस्क ये है कि अगर कंपनीज ने एक बड़ा टैरिफ हाइक ले लिया अभी, तो जो 5G अडॉप्शन है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। बट टैरिफ हाइक के फॉर्म में अगर हम देखें तो 5G केपेक्स एक बहुत बड़ा केपेक्स होगा टेलीकॉम कंपनीज के लिए, तो उनके लिए उसके लिए उन्हें कैश फ्लो की जरूरत है और टैरिफ हाइक एक मस्ट हो जाता है। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एयरटेल ने 2 सर्कल्स में एक सिलेक्टिव टैरिफ हाइक किया था, जो एक इंडिकेटिव हो सकता है कि आगे चलते शायद पैन इंडिया बेसिस पे भी वो टैरिफ हाइक ले सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट सौमित। नितिन, गुड मॉर्निंग, थैंक्स वेरी मच 18 ऑफ स्वदेश पे आने के लिए। नितिन, आप इस समय टेलीकॉम्स, इंडियन टेलीकॉम स्पेस के कैश फ्लो सिचुएशन, रियलाइजेशन सिचुएशन, इसको कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ जरूरत है हाइक की, खर्चा लगा हुआ है, दूसरी तरफ कर पाएंगे कि नहीं, आप कैसे देखते हैं इसको? गुड मॉर्निंग अजय। अभी फिच रेटिंग्स ने अभी हमने आउटलुक पब्लिश किया है अपना 8 टेलीकॉम मार्केट्स के लिए फॉर 2023 एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो एक इम्प्रूविंग आउटलुक पे है, जो एक पॉजिटिव आउटलुक पे है अमंग ऑल द 8 डिफरेंट टेलीकॉम मार्केट्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक। और इसका रीजन सिंपल है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैरिफ हाइक होने वाला है। इसको 6 महीने भी लग सकते हैं और 12 महीने भी लग सकते हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में सिचुएशन ऐसी है कि जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं, तीनों को टैरिफ हाइक चाहिए इस समय, और सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को चाहिए बिकॉज उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी वीक है। उनकी जो कैश फ्लोज हैं वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी पूरा नहीं पड़ रही है उनको, और केपेक्स वो बहुत कम कर रहे हैं कंपेयर टू भारती एयरटेल एंड जियो। एंड मैं आपके दर्शकों को तो ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया की काफी पेमेंट्स ड्यूज हैं टू टावर कंपनीज जैसे कि अमेरिकन टावर और इंडस टावर। सो उनको फंड रेज करना है और उनको टैरिफ हाइक की जरूरत है। तो टैरिफ हाइक ऑलरेडी हो भी चुके हैं, बट आई थिंक महंगाई के कारण थोड़ा डिले हो गया है टैरिफ हाइक में। जैसे आपने बताया कि एयरटेल की मैनेजमेंट हमेशा क्वार्टरली कॉल में ये बताती है कि उनको 200 रुपए चाहिए इन द शॉर्ट टर्म एंड 300 रुपए उनकी एक्सपेक्टेशंस है इन द लॉन्ग टर्म। और एक और रीजन ये है कि अगर अभी वो टैरिफ हाइक नहीं करते हैं इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, तो 5G का जो प्राइस होगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर, और जब एडॉप्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, 5G का भी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता अगर अभी आप टैरिफ हाइक नहीं करोगे।
तो 5G के ऊपर अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, जो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट हुई है स्पेक्ट्रम एसेट्स के लिए और जो केपेक्स के लिए, उसको भी एक अच्छा रिटर्न रियलाइज करने के लिए आपको टैरिफ हाइक करना जरूरी है आज की डेट में, इन द नेक्स्ट 6 to 12 months. एब्सोल्युटली नितिन, टैरिफ हाइक होते हुए दिख रहे हैं, इट्स ऑन द कार्ड्स, पर किस क्वांटम के टैरिफ हाइक एक्सपेक्ट करने चाहिए यहाँ? हाँ, तो हमारा जो अनुमान है वो ये है कि जो अब टैरिफ हाइक आएगा वो अराउंड 20 to 30% के करीब ही होगा। और जैसे कि आप देखा है कि भारती ने 2 सर्कल में हरियाणा और उड़ीसा में जो एंट्री टैरिफ होता है वो ऑलरेडी बढ़ाया है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि जो एक एंट्री टैरिफ होता है और जो एक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है उसमें अभी काफी डिफरेंस आ चुका है, इसीलिए इंडस्ट्री में चर्न रेट बहुत हाई हो गया है। तो जैसे कि अगर मैं 200 रुपए अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आज पे करता हूँ एक टेलीकॉम कंपनी को, बट मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो एंट्री टैरिफ प्लान है वो मुझे 100 या 125 रुपए में भी मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने टेलीकॉम कंपनी का जो सिम कार्ड होता है वो थ्रो कर देता हूँ और मैं एक नया एंट्री टैरिफ ले लेता हूँ। और इसी के चलते हुए चर्न इस समय काफी आया है, 3% एंड अबव है इस समय चर्न रेट। तो ये भी एक रीजन है कि सारी टेलीकॉम कंपनीज को जो अपना एंट्री टैरिफ है वो काफी इंक्रीज करना पड़ेगा, मे बी समवेयर अराउंड 30 to 50%। और वो एक और ड्राइविंग फैक्टर है कि ओवरऑल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टेलीकॉम कंपनीज के बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। और मैं पढ़ूंगा आपका जो आपने आउटलुक अपने टेलीकॉम मार्केट्स का शेयर किया है, मैं ज़रूर से वापस जाके पढ़ूंगा क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत अप्रिशिएटेड हैं। और अदरवाइज भी टेलीकॉम में इंडियन टेलीकॉम सेकंड बिगेस्ट सेक्टर ऐसा है आफ्टर फाइनेंशियल, जहां अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 साल में सबसे ज़्यादा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन धर्मेश से एक बार चेक कर ले। धर्मेश, मुझे पता है कि आपको जाना है, लेकिन आपको मैं जाने दूं उससे पहले आप भारती, वोडाफोन आइडिया जिसमें कल बहुत बड़ा काम हुआ था, और एक बार रिलायंस भी, क्योंकि जियो जो है वो उसी के अंदर, इसके चार्ट बता के जाए। सो अजय जी, जैसे कि अब भारती की बात करते हैं तो भारती में वो आई थिंक सो द स्ट्रक्चरल ट्रेंड रिमेन्स टू बी पॉजिटिव फॉर भारती। आई थिंक सो भारती में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन चल रहा है आफ्टर गो फ्रॉम 790 840। टाइम बीइंग के लिए हो सकता है कंसोलिडेट करे, पर भारती नॉट अ इंट्राडे स्टॉक। आई थिंक सो पोजिशनली अगर देखना है अगर भारती को फ्रॉम द bigger picture from the 1 year perspective, I think so 940 950 is likely target for Bharti. तो again not a short term perspective, again I repeat कि इस short term के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक साल के अगर हिसाब से हम खेल रहे तो 940 950 का टारगेट भारती में देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही था, काफी सालों से नहीं चलने के बाद लास्ट ईयर का ब्रेकआउट जो है उसी को इस साल उसने फॉलो अप दिया है। तो हमें लग रहा है भारती इज अ बाय, definitely keeping a stop loss of 770, one can look up for target for 940 950। रिलायंस दूसरा है जहाँ पे हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि रिलायंस एक बड़ी मूव देने के बाद नीचे से 2300 से 2700 के आसपास, और अभी यहाँ कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट कर रहा है। 2570 2580 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में रिलायंस 2750 to 2780 का टारगेट देख सकते हैं। यहाँ भी स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 2530 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली 200 रुपए के चाल रिलायंस में भी देख सकते हैं। तो रिलायंस और भारती हमारी टॉप पिक रहेंगी टेलीकॉम स्पेस में। रिलायंस और भारती धर्मेश की तरफ से उनकी टॉप पिक्स यहाँ पर। धर्मेश, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? स्टॉक्स की उसमें से कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स में डेफिनेटली अपने पर्सनल में होल्ड करता हूँ, एंड वी डू हैव रिकमेंडेशन सम ऑफ इट टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। धर्मेश, शुक्रिया, और जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए बाजार का